आज है 20 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है कतर और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के क्षेत्र में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। ठीक है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो पेशेवरों को ज्ञान और विचार साझा करने और क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, बस फैक्चुअली याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इंग्लिश वाले यहाँ से याद कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगा बर्फी तथा ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा है गाजीपुर, तीसरा है वाराणसी और चौथा है फिरोजाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि वाराणसी। देख लीजिए, देखो जीआई टैग एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि जिन लोगों ने इस कला को संरक्षित करके रखा है उनको उसका क्रेडिट दिया जा सके। इसका मतलब क्या है कि देखो, मान के चलिए कि किसी क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक चीज़ बनती है, ठीक है, जो कि वो सबसे स्पेशल बनाते हैं ये लोग। लेकिन जब ये चीज़ स्पेशल बनती है, फेमस हो जाती है, तो क्या होता है कि इसको अलग अलग जगहों पर लोग इसके जाली चीज़ बना बना के देने लगते हैं कि यही है। जैसे कि बनारस की तिरंगा बर्फी है, अब यहाँ पर बनारस की तिरंगा बर्फी ये फेमस है। ठीक है, तो बनारस की तिरंगा बर्फी फेमस क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए बनारस की तिरंगा बर्फी फेमस है। लेकिन अगर मान के चलिए इसके आसपास के क्षेत्रों में भी तिरंगा बर्फी बेचने लग जाए लोग कि बनारस वाली तिरंगा बर्फी नाम से, तो ये तो है नहीं असल में बनारस वाली तिरंगा बर्फी। और अगर ये बेचने लग जाएंगे बनारस वाली तिरंगा बर्फी के नाम से, तो इन लोगों ने जो इसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है, इनको तो इसका क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। फिर तो लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि असल में असली बनारस वाली तिरंगा बर्फी है कौन सी। तो इसलिए क्या होता है कि इनको जीआई टैग दे दिया जाता है कि अगर बनारस वाली जो तिरंगा बर्फी है वो यहाँ मिलेगी तो यहीं मिलेगी, दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगी वो। और ये 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। बीच बीच में इसको रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, रिन्यू कराया जा सकता है, कभी भी रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन हर बार 10 साल के लिए रिन्यू होता है। संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया था। इसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा जाता है। इसी एक्ट के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब जो भौगोलिक संकेत है यानी जीआई टैग है, रजिस्ट्री का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ है? चेन्नई में है। और उत्तर प्रदेश को अब तक 75 जीआई टैग मिल चुके हैं और जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखो यूपीपीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये, लेकिन जो समीक्षा अधिकारी वाले हैं ना, जो समीक्षा अधिकारी वाले हैं वो इस पर स्टार लगा लें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के लिए प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। देखो, वर्तमान इनमें से पहचानना है कि कौन कौन से सही हैं या कितने सही हैं। ठीक है, अगला जो है इसमें ये पूछेगा कि इसमें कितने विकल्प सही हैं। पहला विकल्प ये है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 144.17 करोड़ है, जो विश्व में सर्वाधिक है। अगला कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है। और जो चौथा है वो कह रहा है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। ठीक है, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट एकदम जैसे के हैं वैसे के वैसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 3 कथन सही है या उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सही है। ठीक है, देखो रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 26% जनसंख्या है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। और आगे कह रहा है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रम से 71 वर्ष तथा 74 वर्ष है। यानी कि जो 74 वर्ष है वो किसकी है? वुमन की है। और जो 71 वर्ष है वो किसकी है? पुरुषों की है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि 2006 से 2030 के बीच भारत में बाल विवाह की दर 23% थी। तो देखो इस पर स्टार लगाओ और इसको अपनी डायरी में अलग से नोट कर लो।
देखो मेंस के लिए आप क्या करते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आप करना शुरू कर दीजिए। एक डायरी बना के रखिए अपने पास पतली सी, ठीक है, पतली सी रखो या फिर थोड़ी सी मोटी रख लेना, कोई इशू नहीं। और उस डायरी में ना आप कुछ कोटेशन वगैरह जहां आपको मिल जाए, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो महिलाओं से रिलेटेड हों या बच्चों से रिलेटेड हों या फिर संस्कृति को संरक्षित करने से रिलेटेड हों या फिर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से रिलेटेड हों या फिर किसी कोई महत्वपूर्ण कोटेशन मिलता है जो आपको लगता है कि ये कहीं ऐसे में डालने लायक है या किसी आंसर राइटिंग में डालने लायक है, कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, अपनी डायरी में नोट करते जाना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में, वो एग्जांपल्स भी आपको क्या करते जाना है, नोट करते जाना है, ठीक है। और इनको एक दो बार देख लेना है हफ्ते भर में, तो इससे क्या ये सही से रट जाए, ताकि ये जो फैक्ट होंगे ना, ये यूनिक फैक्ट होंगे जो कि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो जब आप इन फैक्ट्स को डालोगे ना, तो आपका जो वजन है ना आंसर का, वो थोड़ा भारीपन आएगा उसमें, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर बाल विवाह पर अगर प्रश्न आता है, तो बाल विवाह पर अगर आप प्रश्न लिखने बैठते हैं तो आप वहां पर लंबी लंबी बातें फेंकने से बेहतर है कि अगर आप ये डालेंगे ना कि यूएनएफपीओ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2006 से 2030 के बीच भारत में बाल विवाह की दर 23% थी, तो ये केवल एक फैक्ट आपकी बहुत सारी बातें जो आप लिखोगे उससे ज्यादा प्रभावकारी होगा ये फैक्ट, समझ में आ रहा है। क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं आंसर राइटिंग में, याद रखना जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो उसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप रेफरेंस दो चीज़ों का, समझ में आ रहा है। अपने मन से नहीं चीज़ें दे सकते आप, अगर आप मन से दे रहे हो तो फिर बहुत कम दीजिए, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ आप अपने मन से ही देते जा रहे हो। आप जब किसी भी चीज़ को बोलोगे तो उसका रेफरेंस दीजिए कि ऐसा यहाँ हुआ है या इस रिपोर्ट में हुआ है या इस महानुभाव ने कहा है, तब आपकी बात ज़्यादा अच्छी लगेगी और परीक्षक को भी अधिक प्रभावकारी लगेगी, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो लिखते जाना है। और एक काम करिए, आप सारे लोग जो सीरियसली रोजाना क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक एक डायरी बना के रख लीजिए अपने पास। मैं बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेके आता रहूंगा, कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको मैं बोल दिया करूंगा कि इन्हें अपनी डायरी में नोट डाउन करिए, ठीक है। और प्री के बाद में जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या फिर प्री से पहले अगर हमें थोड़ा सा समय मिला तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा आंसर राइटिंग करवाना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये जो फैक्ट होंगे ना आपके, इनको आपको उसमें डालना होगा और फिर देखना आपके उत्तर कितने ज़्यादा प्रभावकारी होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से कर लीजिए और एक एक डायरी बना लीजिए सारे लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि दिव्यांग महिला को सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो कमजोर है वो उसका शोषण होता ही होता है। 7% लोग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और 142.5 करोड़ की आबादी वाला चीन आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बड़े स्तर पर जन समुदाय का विस्थापन देखा गया है। तो देखो ऐसा होता है कि अक्सर न्यूज में आपने देखा कि यहाँ पर ज्वालामुखी फट गई या यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, तो ये सब तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र या जहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह या फिर भूकंप ऐसा कुछ भी इशू हुआ हो और वहाँ पर ना जन समुदाय का विस्थापन हुआ हो या एक बड़ा जन समुदाय उससे प्रभावित हुआ हो, तो वो क्षेत्र या वो घटना अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो रुआंग ज्वालामुखी है, ये नॉर्मल जो ज्वालामुखी आती हैं उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसके उद्गार होने के बाद में लोगों के एक बड़े संख्या को वहाँ से विस्थापित करना पड़ा था, ले जाना पड़ा था दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या जापान, कहाँ पर है ये? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि इंडोनेशिया। देख लेते हैं। देखो माउंट रुआंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित है। अब देखो उत्तरी सुलावेसी प्रांत है कहाँ है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। पहले रुआंग के सैकड़ों निवासियों को टेगुलांडवांग द्वीप पर ले जाया गया था, जो राज्य की राजधानी मनाडो से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब हम इसकी भी लोकेशन देखते हैं और एक बार इसकी भी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडोनेशिया है। अब इसमें ना ये जो द्वीप है, ये वाला ये जो द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा, ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला द्वीप है ये है जावा, ठीक है। ये कौन सा है? सुमात्रा। और ये क्या है? जावा। अब इसके बाद में क्या है कि ये है, ये वाला जो आइलैंड है इसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है इसका? बोर्नियो। देखो ये इसके ऊपर ना यूपीपीसीएस में सेपरेटली इस पर एक प्रश्न बन चुका है, याद रखना, ठीक है। इस बोर्नियो में क्या है कि एक ये मलेशिया देश है इसी एक आइलैंड पर, और एक ये इंडोनेशिया भी है, और एक ये छोटा सा देश, ये देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर ब्रुनेई भी है, ठीक है। ये पूरे द्वीप का नाम बोर्नियो है, लेकिन ये जो छोटा सा देश है इसका नाम ब्रुनेई है, और एक ये मलेशिया है और एक ये इंडोनेशिया है, ठीक है। अब इस बोर्नियो आइलैंड के जिस भाग पर इंडोनेशिया का भाग है ना, उसको कालीमंतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालीमंतान, ठीक है। ये चीज़ हुई क्लियर। अब देखो हमने समझा ये सुमात्रा है, ये जावा है। अब इंडोनेशिया का ये जो बोर्नियो में ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कालीमंतान बोलते हैं। और अब ये आ जाता है सुलावेसी, जिसे सेलेबीज भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? सुलावेसी, जिसे सेलेबीज भी कहते हैं। अब जो हम जिस ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं उसका जो उद्गार हुआ है वो इसी द्वीप से संबंधित है। देखो ये है मनाडो, ये सुलावेसी की राजधानी है मनाडो, ठीक है। इससे 100 किलोमीटर दूर है वो वाला द्वीप जहां पर लोगों को ले जाया गया था।
तो जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है वो इस स्थान पर हुआ है, ठीक है। और एक ये बड़ा आइलैंड और है, इसके दो भाग मान के चलिए, ठीक है, इसके दो भाग हैं। ये जो आइलैंड है ना, इसका नाम है न्यू गिनी। क्या नाम है? न्यू गिनी। और इस पर दो देश हैं। देखो, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उस पर ये जो व्हाइट कलर का है इसमें है इंडोनेशिया, ठीक है। और इसका जो इधर वाला पार्ट है उस पर क्या है? उस पर है पापुआ न्यू गिनी देश, ठीक है। यानी कि इस आइलैंड पर दो देश हैं, एक है इंडोनेशिया और एक है पापुआ न्यू गिनी। अब जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है ना, उसके इंडोनेशिया के इस पर दो प्रांत हैं, ठीक है। एक का नाम है पापुआ और दूसरे का नाम है वेस्टर्न पापुआ, ठीक है। समझ में आया? यानी कि इस आइलैंड पर दो देश हैं, एक पापुआ न्यू गिनी है, दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के दो प्रांत हैं, एक का नाम है पापुआ और एक का नाम है वेस्टर्न पापुआ। इतनी बात समझ में आई। अब हम जो सुलावेसी आइलैंड है यानी सेलिबीज आइलैंड, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो देखिए, ये है सेलिबीज आइलैंड यानी सुलावेसी आइलैंड। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से ये वाला देखिए, इस वाले पार्ट पर यानी नॉर्दर्न पार्ट पर है मानाडो, जो कि इसकी कैपिटल है सुलावेसी की, ठीक है। अब इससे ये करीब 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब इस स्थान पर जब यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से इस स्थान पर 100 किलोमीटर दूर सबसे पहले लोगों को ले जाया गया था, ठीक है। साथ ही एक फैक्ट और याद रखना कि इंडोनेशिया का ऐसा आइलैंड कौन सा है जो कि स्टार के आकार का है, ठीक है। तो इसको याद रखना। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि मानाडो यहाँ पर मानाडो होना चाहिए। मानाडो स्थित सैम रतलुंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और मलेशिया का कोटा किनाबुला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन दोनों हवाई अड्डों का नाम भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनकी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ही हो गया था ज्वालामुखी का उद्गार। उड़ानों में रुकावट के कारण चर्चा का विषय बने रहे थे, ठीक है। क्या क्या है? रतलुंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंडोनेशिया का है, सैम रतलुंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और मलेशिया का क्या है? कोटा किनाबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब इस चित्र में देखो एक बार, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। हम अभी इंडोनेशिया के बारे में जिस जगह को देख रहे थे वो जगह ये है, ठीक है। तो ये क्या है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसका हिस्सा है इंडोनेशिया, इसलिए अक्सर यहाँ पर ज्वालामुखी आते रहते हैं, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसमें 90% भूकंप पूरी दुनिया के और 75% अप्रॉक्स 75% ज्वालामुखी आती हैं। ऐसा क्यों आती हैं आपको पता ही होगा, इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक इशू है, ठीक है। लेकिन इसको ना समझाने के लिए हम कभी देखेंगे, अगर हमारे पास पूरा अच्छे से टाइम होगा तब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक का पार्ट है और इतना ज़्यादा डीप हम बेसिक में जा नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब आ जाते हैं आगे। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन है 7, 9, 11 या 17। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि 9। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल हल्के से दिमाग में रखो, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड मेडल वगैरह कोई मिला नहीं है, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग में रखो बस। देखो, भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक, 4 जिसमें रजत हैं और 5 कांस्य पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया है। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने किस संस्थान के साथ मिलकर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, दूसरा है आईआईटी मद्रास, तीसरा है आईआईटी कानपुर और चौथा है आईआईटी बॉम्बे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि आईआईटी कानपुर। देखो, इस समझौता ज्ञापन के तहत AFMS यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, आईआईटी कानपुर ये और ये आपस में मिलकर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे। इसके तहत दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान करेंगे और नई तकनीकी विकसित करेंगे। ये बनलाइनर है कुछ एक दो। हाल ही में भारत के सबसे पुराने वायुसेना पायलट दलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया है। भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया है। तो कल वाला प्रश्न जो था कि जलवायु परिवर्तन के कारण मार्ग का अवरोधन तथा जनधन की हानि का कारण बनने वाली ज्यादल नदी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताएं यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। और आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया था। और कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों ने तो इसको पूरा सही से एक्सप्लेन किया था, जो हमने पढ़ाया था वो पूरा, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव था। आज के लिए प्रश्न ये है कि हाल ही में अपने गिरते जल स्तर से उत्पन्न समस्या के कारण निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी द्वारा वाटर राशनिंग की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है पेरू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही आज ना हमारे कुछ 1-2-3 प्रश्न रह गए, क्योंकि 1-2 प्रश्न इसलिए रह गए क्योंकि उनकी मुझे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी थी, और 2-3 प्रश्न वैसे और रह गए जो वन लाइनर थे, ठीक है। तो इनको हम आगे इंक्लूड कर देंगे, लेकिन आज की वीडियो भी कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए भी फिर मैंने इनको स्किप कर दिया था। मैंने कहा कल इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये वीडियो में 15 मिनट से हटा के थोड़ा सा 20-22 मिनट की करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर 20-22 मिनट की वीडियो कर दी ना तो एक फ़ायदा हमारा ये हो जाएगा कि हम मीन्स के कुछ टॉपिक जो आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। 22 मिनट की नहीं तो 18 से 20 मिनट की हो जाए, ठीक है। इसमें भी हम काम चलाने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि अभी ना करंट अफेयर के अभी आप जो डायमेंशन हैं उनको यूज कर नहीं पाते होंगे, इतना मुझे पता है, ये इतना कंफर्म है मुझे, अभी आप इतना अच्छे से इसको यूज नहीं कर पाते होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि करंट अफेयर को कहाँ किस सब्जेक्ट में किस तरह से यूज करते हैं, ये भी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते चलें, तो आपका जो उत्तर लेखन होगा ना उसमें कुछ अलग ही चार चांद लग जाएंगे। तो आगे प्रयास करेंगे भी हम इस चीज़ में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।